लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर मार्केट और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में पढ़ा था हमने। मैंने लास्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया था कि हमारी जो एज ए बिजनेसमैन अगर हम इसको क्लासीफाई करें, दो किस्म के बेसिक बिजनेस होते हैं, दो किस्म के बेसिक मार्केट्स होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट और दूसरी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस मार्केट। कंज्यूमर मार्केट अभी आपने सारा पढ़ा कि लास्ट चैप्टर में सॉरी, कि हर जो वो कस्टमर जो कि प्रोडक्ट को अपने इस्तेमाल के लिए परचेज़ करता है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, वो कंज्यूमर कहलाता है। और ऐसी मार्केट जहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, उस तरह के कस्टमर, इस तरह के सेलर्स हों, उसको हम लोग कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। उसमें कस्टमर का जो बेसिक पर्पस होता है प्रोडक्ट को परचेज़ करने का, वो उससे मुनाफा अर्न करना नहीं होता, उसका ज़ाती इस्तेमाल होता है उसका पर्पस। लेकिन जो बिजनेस मार्केट है उसमें जो कस्टमर है जिसने चीज़ें परचेज़ करनी है, वहाँ पे उसका जो बेसिक पर्पस है वो अब प्रोडक्ट को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए परचेज़ करना नहीं होता, बल्कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके या उसको रीसेल करके मुनाफा कमाना होता है। ऐसी मार्केट जहाँ पे इस तरह के कस्टमर्स हों, ऐसी मार्केट को हम लोग बोलते हैं बिजनेस मार्केट। और ऐसे जो कस्टमर्स हैं उनके हम लोग जो बाइंग बिहेवियर को बोलते हैं बिजनेस बायर बिहेवियर या बिजनेस बाइंग बिहेवियर। ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में ओवरकम करने हैं हमने। Business buyer behavior. The buying behavior of organization that buy goods and service for use in production of further products and service that are sold, rented or supplied to other. ये वही चीज़ जैसे मैंने पहले बताई कि जब इसमें ये वो वाले बिजनेस हैं जिसमें कोई गुड्स या सर्विस परचेज़ की जाती हैं, किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए कि उनको हम लोग इस्तेमाल करके कोई और चीज़ बना सकें, या आगे हम उनको रेंट आउट कर सकें, या हम उनको आगे एज इट इज़ आगे रीसेल कर सकें। ऐसी मार्केट को हम लोग बिजनेस मार्केट कहते हैं। और ऐसे जो बाइंग बिहेवियर को हम लोग बिजनेस बाइंग बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, आप लोग जैसे वो परचेज़ करते, आप लोग कस्टमर हैं, लेकिन आप कस्टमर क्या परचेज़ कर रहे हैं? आप जो वॉशिंग मशीन का जो बाउल है, अंदर बाउल किसी से परचेज़ कर रहे हैं, मोटर किसी से परचेज़ कर रहे हैं, ऊपर इस्तेमाल होने वाली जो बॉडी यूज़ होती है उसकी, वो किसी से परचेज़ कर रहे हैं। आपने 3-4 चीज़ें इकट्ठी की, उनको असेंबल किया, एक प्रॉपर वॉशिंग मशीन की फॉर्म में असेंबल करके आगे आपने उसको रीसेल कर दिया, तो अब आप एक बिज़नेस कस्टमर होंगे आप लोग, क्योंकि आप उसको ज़ाती मकसद के लिए उस वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस तरह की ये एक एग्जांपल है आपकी बिज़नेस मार्केट की। इस तरह कुछ लोग होते हैं बनी बनाई चीज़ें लेते हैं, बनी बनाई चीज़ें लेके आगे उसको जो है ना वो सेल कर देते हैं, ठीक है। ये भी बिज़नेस बाइंग बिहेवियर की एग्जांपल है। इस तरह कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने रेंट ए कार का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मैं जो है ना किसी एक बंदे से कहता हूँ कि मुझे आप ऐसा करो, अपनी गाड़ी मुझे दो, ठीक है, आपकी गाड़ी मैं इस्तेमाल करता हूँ, अब अगर रेंट आउट करूँगा, रेंट आउट करके जितना मुझे मुनाफा मैं कमाऊँगा, उस मुनाफे में इतना परसेंटेज जो मैं आपको दे दूँगा, या मैं आपको हर महीने या हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद आपको मैं इतने पैसे दे दिया करूँगा। अब ये क्या है कि मैंने कोई प्रोडक्ट ली, प्रोडक्ट को आगे रेंट आउट किया है मैंने, तो इस तरह का ये भी जो मार्केट है मेरी, ये आपकी बिज़नेस मार्केट कहलाती है। अब इसका जो थोड़ी जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हैं एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट। सेल्स इन बिजनेस मार्केट फार एक्सीड सेल इन कंज्यूमर मार्केट। अगर हम लोग देखें कि आपका जो कंज्यूमर मार्केट में एक कस्टमर जितनी चीज़ें परचेज़ करता है, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें बिजनेस मार्केट में एक कस्टमर परचेज़ करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंज्यूमर है, वो अपने लिए आइसक्रीम परचेज़ करने जाता है, तो वो कितनी आइसक्रीम ले लेगा? वो दो कोन ले लेगा, या 2 कप्स ले लेगा, 3 कप ले लेगा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए 4 ले लेगा, मैक्सिमम 5 ले लेगा, क्योंकि उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेनी है, उसको इसलिए इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं। लेकिन एक रिटेलर जिसने आइसक्रीम परचेज़ करके आगे उसको रीसेल करना है आगे, तो वो तो हो सकता है कोई काफ़ी सारे जो ना वो लीटर पैक लेगा, वो बाउल्स भी लेगा, हाफ लीटर भी लेगा, काफ़ी सारे कप्स भी लेगा, वो उसकी जो ना कोन्स भी लेगा। इट मीन्स कि आपके जो बिज़नेस मार्केट में जो कस्टमर है उसकी परचेज़ जो है काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ कंज्यूमर मार्केट कस्टमर। बिजनेस मार्केट डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर मार्केट इन मल्टीपल वेज। उसकी मार्केटिंग नेचर और डिमांड के हिसाब से वेरिएशंस हैं, नेचर ऑफ बाइंग यूनिट के हिसाब से वेरिएशन है, टाइप ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन प्रोसेस के हिसाब से वेरिएशंस हैं। वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है।
मार्केट स्ट्रक्चर और डिमांड के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट हम लोग देख रहे हैं। कंपेयर टू कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट है फ्यूअर बट लार्जर कस्टमर्स। अब इसमें जो बिजनेस मार्केट होती है इसमें नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कम होते हैं, लेकिन एक कस्टमर जो परचेज़ करता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट। अब जैसे अभी मैं आइसक्रीम की एग्जांपल ले रहा था, वॉल्स जो है, अब वॉल्स की जो आइसक्रीम है वो जो वॉल्स अब वो बनाता है तो उससे वो रिटेलर परचेज़ करते हैं, रिटेलर आगे कंज्यूमर को सेल करते हैं। अब एक जो रिटेलर की शॉप पे हो सकता है दिन में 15 लोग या 20 लोग जो है ना वो परचेज़ करने आए आइसक्रीम, और 15-20 लोग जो है वो मजमूई तौर पे जो है ना वो 30 या मैक्सिमम 40 जो है ना वो कह लें कि जी आइसक्रीम के कप्स वो परचेज़ करते हैं वो। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि जी ये एक रिटेल शॉप की जो है ना वो सूरत हाल है, आप कहते हैं कि जी हम अज्यूम कर लेते हैं पूरे नारवल के अंदर, नारवल सिटी के अंदर जो है ना कि जी 25 रिटेलर्स हैं, वो जो आपसे चीज़ें परचेज़ करके आगे सेल करते हैं कंज्यूमर को, जो है ना वॉल्स की आइसक्रीम सेल करते हैं कितने को जी, वो डेली बेसिस पे 200 कंज्यूमर्स को जो है ना वो सेल कर रहे हैं, आइसक्रीम सेल कर रहे हैं। यानी कि कंज्यूमर मार्केट में 200 लोगों ने आइसक्रीम परचेज़ की, 200 लोगों ने कितनी आइसक्रीम परचेज़ की, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है 400 कप्स जो है ना वो परचेज़ किए उन्होंने कंज्यूमर मार्केट में। अब इसको हम अगर बिजनेस मार्केट से कंपेयर करें कि वो 25 दुकानें हैं जिनसे वो आइसक्रीम ख़रीदी गई थी, वो 25 दुकानें जो हैं जब वो वॉल से परचेज़ करेंगे तो एक बंदा जो है हो सकता है किसी ने 300 यूनिट परचेज़ किए हैं, किसी ने 500 यूनिट परचेज़ किए हैं, किसी ने 600 यूनिट परचेज़ किए हैं। अब बिज़नेस मार्केट में 25 कस्टमर हैं, 25 कस्टमर ने 600 यूनिट परचेज़ किए हैं, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में देखेंगे 200 जो कस्टमर्स हैं उन्होंने जो है ना 300 यूनिट परचेज़ किए हैं। इट मीन्स कि आपकी जो कंज्यूमर मार्केट में एक कस्टमर की पर कस्टमर जो बाइंग है, क्वांटिटी ऑफ बाइंग वो कम होती है, और बिजनेस मार्केट में पर कस्टमर जो क्वांटिटी ऑफ बाइंग है वो ज़्यादा होती है, एक चीज़। दूसरा कि बिजनेस कस्टमर्स आर मोर जियोग्राफिकली कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेट का मतलब होता है फोकस होना, एक जगह मरकूज़ होना, मरकज़ किसी एक जगह पे होना। कहते हैं जी बिजनेस मार्केट जो है उसमें आपके जो कस्टमर्स हैं वो जोग्राफिकली कंसनट्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले नहीं होते। अब इसमें अब आपको अगर मैं सब्ज़ी मंडी की एग्जांपल दूं, अब सब्ज़ी मंडी में जो आप देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे परचेज़ करने आ रहे होते हैं सब्ज़ी मंडी में, या उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो वहाँ से परचेज़ करने आ रहे होते हैं, उनका परचेज़ करने का पर्पज़ ये होता है उन्होंने उस पर्टिकुलर जो भी वहाँ से सब्ज़ियाँ या फल उन्होंने परचेज़ करने, आगे जाके उन्होंने रीसेल करने होते हैं। अब वो जो सब्ज़ी मंडी है वो बेसिकली एक बिज़नेस मार्केट है। अब वो देखेंगे पूरे शहर में एक ही जगह पे या 2 जगह पे, या बड़े शहर में मैक्सिमम 3-4 जगह पे जो है ना सब्ज़ी मंडी होती है। लेकिन अगर कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो वो तो हर गली मोहल्ले में होती है, पूरे शहर में फैली होती हैं दुकानें। कंज्यूमर मार्केट ज़्यादा डिस्पर्स्ड होती है, लेकिन जो आपके बिज़नेस मार्केट है वो एक ही जगह पे या उस जो है ना वो मरकूज़ होती है आमतौर पे, या उनके जो है ना वो करीब करीब होती हैं वो आपकी जो बिज़नेस मार्केट है आपकी। इसके बाद आ जाते हैं डिमांड इज़ डिफरेंट। आपकी जो कंज्यूमर मार्केट की जो डिमांड है वो बेस बनती है आपकी बिज़नेस मार्केट की डिमांड की। इट मीन्स कि जो बिज़नेस मार्केट की जो डिमांड है वो डिराइव होती है, वो अखज़ की जाती है कंज्यूमर मार्केट से। जैसी डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड और जिस क्वांटिटी में डिमांड कंज्यूमर मार्केट में होगी, उसी बेस पे आपकी बिज़नेस मार्केट की डिमांड भी जो है ना वो आपकी वो बनेगी। दूसरा एक और जो डिमांड के में जो फ़र्क है, डिमांड इज़ प्राइस इन इलास्टिक। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा आपने। उसमें ये चीज़ है कि आपकी जो है, अगर कंज्यूमर मार्केट में तो ये होता है कि जी अगर प्राइस आपकी चेंज हो जाए, ठीक है, प्राइस चेंज हो जाए तो आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड जो वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन बिज़नेस मार्केट में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिज़नेसमैन है वो कहते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो भी गई है प्रोडक्ट की तो हमने कौन सा खुद बियर करनी है, हमने तो उसको जाके एंड कंज्यूमर से चार्ज कर लेना हमने। अगर आपकी जो प्राइस है बिज़नेस मार्केट में वो इंक्रीज़ हो जाती है प्रोडक्ट की, तो वो आगे जाके आपके जो कंज्यूमर से चार्ज कर लेनी है। इट मीन्स कि प्राइस का चेंज होने से आपकी बिज़नेस मार्केट की डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा, एक और जो नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड की फ्लक्चुएशन के हिसाब वाले से, कि आपकी डिमांड फ्लक्चुएट करती है किस बेस पे, आपके जो इकोनॉमिक के फैक्टर्स हैं। हमने जब मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ा था हमने वहाँ पेस्टल पढ़ा था,
पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, ठीक है, आपकी जो सप्लाई है, ये वाले जो फैक्टर्स हैं, इनमें अगर कोई मेजर चेंज आता है तो आपकी जो बिजनेस मार्केट की डिमांड है वो फ्लक्चुएट करती है। अब आ जाते हैं कि जी इसकी जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है आपकी बिजनेस मार्केट की, वो है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द बाइंग यूनिट एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर परचेज, ठीक है, इन्वॉल्व मोर बायर्स इन डिसीजन प्रोसेस। अच्छा, आपकी जो कंज्यूमर मार्केट में तो आमतौर पे होता है एक या मैक्सिमम दो लोग जो हैं फैमिली मेम्बर या दोस्त मिलके ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी है, कहाँ से बाय करनी है। लेकिन बिजनेस मार्केट में ऐसा नहीं होता। बिजनेस मार्केट में आपकी जो बाइंग का प्रोसेस होता है वो प्रोफेशनल और फॉर्मल होता है। उसमें आपके 4-5 किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो हम आगे जाके देखते हैं कि वो लोग कौन कौन से हैं। अच्छा, अब ये आपका जो फॉर्मल होता है, कुछ में जो है ना आप लोग देखते हो टेंडर आते हैं अखबार में, टेंडर नोटिस आते हैं, वो बाइंग का प्रोसेस होता है। बात करने का मकसद ये है कि आपकी जो बिज़नेस मार्केट में जो ख़रीदारी है वो आपकी ज़्यादा फॉर्मल होती है, उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट। आपका जो एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो आपकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है बिज़नेस मार्केट में। क्यों? क्योंकि आपकी जो आपकी अच्छे खासी जो पैसे हैं वो लग रहे होते हैं या लगने होते हैं आपकी उस बाइंग के ऊपर। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से टेक्निकली देखते हैं आप इन चीज़ों को कि उस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या हो सकता है, हमारी प्रोडक्शन पे क्या उसका इफ़ेक्ट आ सकता है, हमारी सेल्स पे उसका क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। ये जो बाइंग डिसीजन है बिजनेस मार्केट में वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट। अब आ जाते हैं कि द बाइंग प्रोसेस इज़ मोर फार्मलाइज। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादा फार्मल होता है, इसमें प्रॉपर अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, परमिशन लेनी पड़ती हैं। उसके बाद है बायर्स एंड सेलर्स वर्क मोर क्लोजली टुगेदर एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपका जो बिज़नेस मार्केट के जो कस्टमर्स और जो सेलर्स हैं उनके आपस में रिलेशनशिप ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट। क्यों? क्योंकि अगर बिज़नेस मार्केट में एक कस्टमर भी अगर हमारा जो है वो नाराज़ हो जाता है, इट मीन्स कि जो है हमारा, अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमसे परचेज़ कर रहा होता है, इट मीन्स हम लोग जो है एक अच्छी खासी डिमांड से महरूम हो सकते हैं। इसलिए सेलर्स जो हैं वो जो कोशिश करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करके रखें अपने कस्टमर्स के साथ। और सेलर जो कस्टमर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करके रखें अपने सप्लायर के साथ। वो कैसे करते हैं या वो क्यों करते हैं? उनके करने की रीज़न ये है कि अगर मैं अभी ऐसे आइसक्रीम की बात कर रहा था कि जी मैं पहले अमूर से वाल से आइसक्रीम परचेज़ करता था, तो मैं कोशिश करूँगा मैं वाल से परचेज़ करता रहूँ, क्योंकि वाल से जब मैंने कहा को शिफ्ट करना है तो मुझे वाल्स का फ्रीज़र वापस करना पड़ेगा, लोगों का टेस्ट दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, वो बहुत एक कम्परसम जॉब होगी। इसलिए कस्टमर भी यही कोशिश करता है कि जो मेरा जो सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप हो, और जो सप्लायर है वो भी या सेलर जो है वो भी यही कोशिश करता है कि मेरा कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप हो। लेकिन कंज्यूमर मार्केट में इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स काफ़ी हैं। कोई एक आधा कस्टमर आपका नाराज़ हो भी जाए, डिससेटिस्फाई हो भी जाए, उससे हो सकता है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपकी टोटल सेल के ऊपर। लेकिन बिज़नेस मार्केट में एक आधा कस्टमर भी नाराज़ होने का मतलब है कि आपकी सेल्स के ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी जो बिज़नेस बायर बिहेवियर के हवाले से कुछ 2-3 किस्म की सिचुएशंस हैं, बाइंग सिचुएशंस हैं। उसमें सबसे पहली जो बाइंग की सिचुएशन है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट री बाय। ये होता है कि जी हम आम तौर पे अपने जिस सप्लायर से, जिस सेलर से जो प्रोडक्ट्स अपनी परचेज़ करते हैं, जो सर्विसेज अवेल करते हैं, हम उसको उसी तरीके से दोबारा ऑर्डर करते हैं, वही चीज़ दोबारा उतनी क्वांटिटी में दोबारा हम लोग परचेज़ कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं री ऑर्डरिंग। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस क्या करता हूँ कि जी मैंने वो चीज़ें सेल करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स जो है ना मैं वो सेल करता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली रेगुलरली रूटीन में मैं डॉलर से जो है ना जी जो है ना हर महीने 10 या 15 रेफ्रिजरेटर परचेज़ करता हूँ और आगे उनको रीसेल करता हूँ। अगर मैं हर महीने 10-15 ऑन एवरेज में परचेज़ कर रहा हूँ और मैं वही रेफ्रिजरेटर दोबारा परचेज़ करूँ हर महीने भी, इसका मतलब मैंने अपनी ऑर्डर के अंदर कोई किसी किस्म का चेंज नहीं किया। तो ऐसी जो बाइंग सिचुएशन होगी उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट री बाय। ऐसी सिचुएशन जिसमें मैं अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस से हटता नहीं हूँ,
जो क्वांटिटी जिस ब्रांड की जो उसी मॉडल की मैं परचेज़ करता हूँ उतना ही मैं आगे परचेज़ करता रहूँ, वही मेरे पेमेंट का मेथड हो, तो ऐसी जो बैंक सिचुएशन होगी इसको बोलते हैं स्ट्रेट रीबाय। दूसरा है मॉडिफाइड रीबाय। मॉडिफाइड रीबाय से मुराद कि मैं जिस तरीके से पहले चीज़ें परचेज़ करता था मैं उसके अंदर कुछ चेंजिंग ले आया हूँ। वो चेंजिंग क्या हो सकती हैं? मैंने ब्रांड चेंज कर लिया, मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज कर ली, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज कर ली, मैंने जो है उसके जो है वो पेमेंट का मोड चेंज कर लिया। ऐसी जो अगर कुछ चेंज ले आता हूँ मैं अपने बाइंग सिचुएशन के हिसाब से, तो ऐसे बाइंग सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड रीबाय। अभी जब मैं रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल दे रहा था उसमें ये था कि जी मैं पहले 15 रेफ्रिजरेटर परचेज़ करता था, इस बार मैं कहता हूँ नहीं यार 15 रेफ्रिजरेटर नहीं परचेज़ करने, मुझे आप ऐसा करो 5 रेफ्रिजरेटर दे दो, 3 मुझे जो है ना आप वो फ्रिज दे दो, ठीक है, और बाकी जो है ना मुझे 6-7 आप वो दे दो, वाटर डिस्पेंसर दे दो। अब मैंने प्रोडक्ट्स भी चेंज की हैं, मैंने उनकी क्वांटिटी भी चेंज की है। ऐसी जो हमारी परचेज़ है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड रीबाय। अब आ जाता है न्यू टास्क। न्यू टास्क से मुराद कि मैं पहली बार किसी कस्टमर से सप्लायर से परचेज़ कर रहा हूँ, या मैं जो भी आइटम परचेज़ कर रहा हूँ पहली बार परचेज़ कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने उस पर्टिकुलर सप्लायर से परचेज़ नहीं की। ऐसी बैंक सिचुएशन को हम लोग कहते हैं न्यू टास्क। इसमें मुराद है कि पहले मैं डॉलर से परचेज़ कर रहा था, अब मैं पेल के जो है ना वो वाटर डिस्पेंसर परचेज़ करने लग जाता हूँ, या पेल के हीटर परचेज़ करने लग जाता हूँ मैं। तो ऐसी सिचुएशन जो कि ऐसी बाइंग मैंने पहले कभी नहीं की, तो अभी जो है मैं उसको ख़रीद रहा हूँ या ख़रीदने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसी जो बाइंग सिचुएशन होगी उसे हम लोग बोलते हैं न्यू टास्क। ये आमतौर पर तब होता है जब हम लोग पहली बार जो है अपने वो प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। आपका जो बाइंग बिहेवियर है बिजनेस बाइंग बिहेवियर का, उसमें एक जो टर्म यूज़ की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सेलिंग। सिस्टम सेलिंग में ये होता है कि बाइंग अ पैकेज सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फ्रॉम ए सिंगल सेलर। उसमें ये होता है कि हम आमतौर पे अपनी जो नीड को सेटिस्फाई करना चाह रहे होते हैं, हम एक सिंगल जो है कस्टमर, सिंगल सप्लायर या सिंगल सेलर, हम कोशिश करते हैं कि हम उससे ही अपनी जो है ना रेलिवेंट प्रोडक्ट या रेलिवेंट ज़रूरत को हम सेटिस्फाई करें। हम मल्टीपल सेलर्स को साथ रिलेशनशिप बिल्ड ना करें। उसकी रीज़न ये होती है कि जी मल्टीपल सेलर्स से रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़्यादा टेक्निकल और मुश्किल होता है, और एक सिंगल सेलर से आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस जो है ना वो आपकी ज़्यादा ईजी होती है। और जो B2B मार्केट में अपने ऑपरेशंस को सिंपल रखना जो है वो हर बिज़नेस की ज़रूरत होती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सिस्टमेटिकली जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त करें, और उसके लिए जितने कम सप्लायर हों उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ऑफन ए की मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस सीकिंग टू विन एंड होल्ड अकाउंट। आपका एज ए सेलर अगर आप लोग देखते हैं तो आपने ये देखना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने रिलेशनशिप अपने को कस्टमर्स को एक्वायर भी करें, और एक्वायर करने के साथ साथ आप उनके साथ अच्छे और जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करके रखें। ये एक बहुत कामयाब स्ट्रेटजी है अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर के साथ B2B मार्केट में रहते हुए लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है आपके लिए आपके बिज़नेस के लिए ख़तरनाक बात साबित हो। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं आपके इस B2B मार्केट के जो बाइंग के अंदर। मल्टीपल लोग जब इन्वॉल्व हैं तो वो मल्टीपल लोग जो हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं, वो हमारा बाइंग सेंटर है। बाइंग सेंटर से मुराद द डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, के जिसने वो प्रोडक्ट ख़रीदनी है उसके जो डिसीजन मेकिंग यूनिट, वो लोग जो कि उस बाइंग डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं, वो हमारा बाइंग सेंटर है। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड यूनिट्स दैट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इसमें वो सारे सारे लोग और जो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ना वो शामिल होती हैं। अब वो लोग कौन कौन हैं वो हम लोग देखते हैं। वो लोग हैं यूज़र्स, इन्फ्लुएंसर्स, बायर्स, डिसाइडर्स और गेट कीपर्स। यूज़र्स जो हैं हमारे बाइंग सेंटर के वो वाले इंडिविजुअल या वो वाले पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करना है कल को, वो हमारे यूज़र हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक जो है ना वो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है। अब जो है जो मेरा मज़दूर तबका या वो मेरी लेबर क्लास जिन्होंने कल को शूज़
प्रोड्यूस करने हैं, बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं, उनको लेदर चाहिए। अब वो जो उनको लेदर चाहिए वो बताते हैं कि जी सर नेक्स्ट टाइम जो आपने लेदर मंगवाना है ना, आपने वो फ़लाँ क्वालिटी का या फ़लाँ स्किन का लेदर मंगवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जी आप लेदर मंगवा रहे थे उसका गोट लेदर मंगवा रहे थे जी, नेक्स्ट टाइम आपने काऊ लेदर मंगवाना है, उसके बाद जी आपने क्रोकोडाइल लेदर मंगवाना है। बेसिकली ये जो यूज़र्स हैं जिन्होंने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है कल को कोई एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, वो हमारे यूज़र्स हैं। एक तो ये लोग हैं हमारे बाइंग सेंटर का ऐसा होते हैं क्योंकि इन्होंने कल को इस्तेमाल करना है, इनको पता है कि कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ करना हमारे ज़्यादा सूट करेगी, इसलिए वो बाय करें। दूसरे हैं इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये वो वाले लोग हैं जो हमारे बिज़नेस के, जो कि हमारे बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। बाइंग डिसीजन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ये मार्केट के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, ये आपके प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, ये सेल्स के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। लाइक एक बंदा, अब जैसे अभी मैं इसी के शूज़ की एग्जांपल ले रहा था, एक यूज़र ने तो मुझे ये बता दिया कि मुझे सर जी फ़लाँ किस्म का लेदर चाहिए। इन्फ्लुएंसर बताएगा कि भाई आप फ़लाँ जो सेलर है ना, फ़लाँ सेलर से परचेज़ करो। क्यों? क्योंकि उसके रेट कम है, वो चीज़ जल्दी आपको जो है ना प्रोवाइड कर देता है, उसकी क्वालिटी भी कंपैरेटिवली बेहतर होता है। अब ये अपनी नॉलेज की बेस पे या अपनी स्किल्स की बेस पे एक्सपर्ट होते हैं और उन एक्सपर्टीज़ की बेस पे ही हमारे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बायर्स। बायर्स जो हैं ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली मार्केट में जाके जो हमारा जो सेलर्स है, सेलर को सिलेक्ट करना होता है, सेलर से कांटेक्ट करना होता है कि जी हम आपसे फ़लाँ चीज़ परचेज़ करने आए हैं, इतनी क्वांटिटी में परचेज़ करने आए हैं, ये हमारे जो है ना वो पेमेंट का मेथड होगा, इतने इस रेट पे हम लोग आपसे बाय करेंगे। ये जो लोग, ये एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि मिल के उसको बाय को एक्चुअली बाय करते हैं प्रोडक्ट को। डिसाइडर वो वाले लोग हैं जो कि एक्चुअली अप्रूव करते हैं। ये आमतौर पे हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है जो किसी भी परचेज़ को अप्रूव करती है कि हाँ जी ये हमने फ़ैसला कर लिया है, फ़लाँ बंदा से जाके आप लोग कितनी क्वांटिटी में फ़लाँ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, ये वाले टर्म एंड कंडीशन होगी। ये डिसाइडर्स का काम है। इसके बाद आ जाते हैं गेट कीपर्स। गेट कीपर्स जो हैं वो वाले लोग जो कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस हवाले से इंफॉर्मेशन हो सकती है? इंफॉर्मेशन हमारी हो सकती है कि जी हमारे पास अभी स्टोर में कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी लेदर की हम जैसे बात कर रहे थे कि अभी हमारे पास कौन सी क्वालिटी का, कौन सी टाइप का कितना लेदर पड़ा हुआ है, लास्ट टाइम लेदर जो है ना कब आया था, मज़ीद लेदर हमें कितना चाहिए अपनी प्रोडक्शन को देखते हुए। उसके अलावा फ़्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। ये जो है हमारे लोग, ये गेट कीपर्स कहलाते हैं। ये 5 बेसिक रोल्स हैं, ये 5 बेसिक जो ना लोग हैं जो कि हमारे बाइंग सेंटर जिन पे मुश्तमिल होता है। ये मिलके जो है ना इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हमने जो है क्या चीज़ बाय करनी है और कहाँ से बाय करनी है। अच्छा, ये जो जितने भी मैंने अभी रोल डिस्कस किए हैं, अच्छा इसमें ये लाजमी नहीं कि हर रोल के लिए आपका कोई अलग ही पर्सन जो है, अलग बंदा आप लोग उसके लिए अपॉइंट करें। हमारे जो छोटे बिज़नेस होते हैं उसमें आमतौर पे होता है कि जी एक जो हमारा एम्प्लॉय है या जो हमारा बंदा है वो मल्टीपल रोल प्ले कर रहा होता है। अगर मैं किराने की दुकान की एग्जांपल लूँ मिसाल के तौर पे, अब एक किराने वाला है तो बिजनेसमैन है। अब उसने प्रोडक्ट का यूज़र भी वही है क्योंकि उसने कल को बेचनी है, वो इन्फॉर्मेशन भी सारी उसके पास है, गेट कीपर भी वही है, बायर भी वही है, जाके परचेज भी उसी ने करके लाना है। अब वो जो है जनाब डिसाइडर भी वही है कि उसने कहाँ से परचेज़ करना है, एक्सपर्ट भी अपने फील्ड का वही है, उसको पता है कि जी मैंने कहाँ से परचेज़ करना है। द पॉइंट इज़ कि ये 5 मैक्सिमम रोल हैं जो कि इसके लिए 5 अलग अलग किस्म के लोग भी इसमें इन पे मुश्तमिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके जो एक बंदा वो मल्टीपल रोल भी प्ले कर सकता है। ये बेसिक जो है ना इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये 5 बेसिक रूल्स हैं। ये रोल्स 5 लोग भी कर सकते हैं, 10 लोग भी कर सकते हैं और एक बंदा या 2 बंदे भी कर सकते हैं। अब हमारे जो बिज़नेस बायर्स हैं या जो हमारे ये जो बाइंग सिचुएशन है, ठीक है, इसके ऊपर फैक्टर कौन कौन से इम्पैक्ट करते हैं? हमारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, सप्लाई की कंडीशन इफ़ेक्ट करती है, टेक्नोलॉजी की जो है वो इम्पैक्ट करती है, पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, कल्चरल एंड कस्टम जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं।
इसको हम सब चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारे जो पेस्टल था, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जब हम मैक्रो एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे थे तब हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। मैं आपको एक आध एग्जांपल इसमें भी दे देता हूँ। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे अगर टैक्स रेट, गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज़ कर देती है, गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट इंक्रीज़ करेगी इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी इट मीन्स हमें प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी डिमांड इम्पैक्ट होगी। इट मीन्स कि हमने अपने कॉस्ट को किसी और तरीके से कम करने की कोशिश करनी है। सप्लाई कंडीशन में रॉ मटेरियल की सप्लाई की कंडीशंस आ जाती हैं कि रॉ मटेरियल आपको कितना मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी बिज़नेस की जो बाइंग जो सिचुएशंस हैं वो आपको बाइंग स्ट्रेटजीज डिवाइस करनी पड़ती हैं आपको। इसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जो कि बिज़नेस बायर्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आपके एक ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है कि आपने अपनी जो सेल को मैक्सिमम करना है, दूसरा है आपने अपने मार्केट शेयर को मैक्सिमम करना है, तीसरा है आपने अपने मार्केट इमेज को इन्हांस करना है, वगैरह वगैरह। आपके बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स भी आपकी सेल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, आपकी कस्टमर के हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो मार्केट के हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं, कंपटीशन के हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं, आपके अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं, ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं आपके बाइंग बिहेवियर के ऊपर। और इसके बाद आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चीज़ें कितनी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज हैं, यानी डिसीजन मेकिंग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है या उसमें मल्टीपल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है। और इसके बाद आपके जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम से मुराद आपका बाइंग सिस्टम, आपके जो ना प्रमोशन का सिस्टम, ये डिफरेंट किस्म की आपकी जो अप्रेजल सिस्टम्स हैं, वो चीज़ें भी आपके बिज़नेस के बायर के ऊपर, बिज़नेस बायर्स के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। उसके अलावा आपके जो इंटरपर्सनल आपकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आपके बाइंग सेंटर के मेंबर्स की, वो चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। अथॉरिटी से मुराद के अभी अब बाइंग सेंटर की बात कर रहे थे, किस बंदे का कितना इख्तियार है, किस बंदे का कितना इख्तियार है डिसीजन मेकिंग के ऊपर अपने बाइंग सेंटर में, ये चीज़ भी हमारी वो इम्पैक्ट करती है कि हम कैसे ख़रीदेंगे, क्या ख़रीदेंगे, किसे ख़रीदेंगे। उसके बाद स्टेटस आ जाता है कि उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है, ओवरऑल वर्थ है, जो आपका जो कोई चाहे गेट कीपर है, चाहे वो आपका डिसाइडर है, उसकी पर्सनैलिटी की ओवरऑल वर्थ वो क्या है। एम्पैथी से मुराद है कि वो सिचुएशन को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी क्या है, वो भी हमारी बाइंग बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा है परसुएसिवनेस, कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़लाँ प्रोडक्ट परचेज़ करनी चाहिए किसी से, तो कन्विंसिंग स्किल मेरे पास कितनी है, मैं कितना अच्छे तरीके से किसी को कन्विंस कर सकता हूँ। बाइंग सेंटर का बीइंग अ मेंबर ऑफ बाइंग सेंटर, ये चीज़ भी मेरे बाइंग बिहेवियर के ऊपर, बिजनेस बाइंग बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करती है। इसके बाद आ जाते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स में कि जी आपके बाइंग सेंटर का जो मेंबर है उसकी एज कितनी है, इनकम कितनी है, एजुकेशन लेवल उसका क्या है, उसका ओवरऑल जब वो एज एम्प्लॉय उसकी जॉब की पोजीशन क्या है, वो मिडिल लेवल मैनेजर है, हायर लेवल मैनेजर है या लो लेवल मैनेजर है, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसकी पर्सनालिटी के फैक्टर्स आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि उसके एटीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि उसके पर्सनालिटी के ट्रेड्स क्या हैं। उसके बाद उसके रिस्क के एटीट्यूड आ जाता है, उसका रिस्क रेलिवेंट एटीट्यूड कि वो कितना रिस्क टेकिंग टेंडेंसी उसमें क्या है, रिस्क लेना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, ये चीज़ें भी हमारी बाइंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद बाइंग स्टाइल क्या है कि जी हमने चीज़ों को फॉर्मली टेंडर वगैरह के ज़रिए लेके चलना है, ओपन बिड काम करना है, बिडिंग के ज़रिए, बोली जिसे बोलते हैं, बोली लगवानी है, या जाके वैसे मार्केट से रेट रैंडमली सर्च करके हमने उनमें से जो है ना अपनी वो चीज़ों को डिसाइड करना है। ये बेसिक जो है ना वो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो कि बिज़नेस बाइंग के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं।